गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, अब तक हमने लास्ट वीडियो में कक्षा 9th का फिजिक्स पोर्शन का कुछ बेसिक पोर्शन समझा था। तो आज हम अपना क्लास 9th का साइंस में फिजिक्स पोर्शन स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लीट विज्ञान का पेपर पैटर्न देख लेते हैं, किस तरीके से आपका पेपर आता है। तो ये विज्ञान है कक्षा 9th के लिए। इसका पेपर पैटर्न मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपका पेपर आता है, फिर आप उसी के तरीके से अपनी तैयारी को करना। देखिए इसमें क्या होता है, 100 मार्क्स का आता है। पूरा जो साइंस होता है वो 100 नंबर का होता है। इस 100 नंबर को डिवाइड कर दिया जाता है 70 में और 30 में। ये तो आपकी इधर वाला जो पोर्शन होता है ये आपका पूरा थ्योरेटिकल होता है, जबकि ये जो 30 मार्क्स के होते हैं ये होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। तो ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या क्या आपका कौन कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है और किस यूनिट के अंदर से आपको ज़्यादा, किस यूनिट को पढ़ने से आप अच्छा ऑब्टेन कर सकते हो, वो सभी इसमें लिखा हुआ है। देखिए आपकी फर्स्ट इकाई नंबर फर्स्ट होती है। यहाँ विज्ञान में आपको 5 यूनिट देंगे, 5 इकाई दी होती है। इकाई नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। जो आपकी इकाई नंबर 1 है वो होती है द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार, जो आपकी जाती है रसायन विज्ञान के अंदर। इस यूनिट के अंदर आपको 4 चैप्टर मिल जाएंगे। यहाँ लगभग 4 चैप्टर होते हैं इस रसायन विज्ञान के अंदर, और वो चारों चैप्टर आपके आते हैं 20 अंक के। वो सब के सब आपके रहेंगे 20 मार्क्स के। इसके बाद आपके पास इकाई नंबर 2 आती है, सजीव जगत में संगठन। ये आपका जो पोर्शन होता है ये यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और 5, ये तीनों ही आपके आते हैं जीव विज्ञान का पोर्शन। ये आपका जीव विज्ञान का भाग होता है, और ये जीव विज्ञान का भाग टोटल मिलकर आता है 25 मार्क्स का, जिसका डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार से होता है। जो सजीव जगत में संगठन होता है वो आता है 15 अंक का। हमारा पर्यावरण होता है 6 अंक का, और खाद्य उत्पादन होता है 4 अंक का। ये सभी आपके जीव विज्ञान के पोर्शन कहलाएंगे। और सबसे इकाई नंबर 3 में आपका रहता है गति, बल और कार्य। ये आपका होता है 25 मार्क्स का। ये जो पोर्शन होता है ये आपका पोर्शन होता है भौतिक विज्ञान का। और इस यूनिट के अंदर आपको जो चैप्टर मिलते हैं वो चैप्टर की संख्या होती है 5, और वे 5 चैप्टर आपके आते हैं 25 मार्क्स के। तो ऐसे आपका जो योग बनता है वो योग बन जाता है टोटल 70 अंक का। उसके बाद उसमें ऐड होते हैं प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य, जो आपके होते हैं 30 अंक के। तो कुल योग जो बनता है वो बन जाता है 100 अंक का। तो आपको जो ज़्यादा ध्यान देना होता है वो ज़्यादा ध्यान देना होता है अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पर, कि आपको अपनी एक भी यूनिट नहीं छोड़नी है, और अपनी हर एक यूनिट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी विषय सूची पर। देख लेते हैं एक बार जो आपकी यूनिट है, उन यूनिट में जो चैप्टर हैं वो चैप्टर किस किस पोर्शन में जाते हैं। तो देखिए ये आपके पास 4 चैप्टर हैं। नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। चैप्टर नंबर 2 में है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। नंबर 3 में आता है परमाणु एवं अणु, और इसके बाद 4th चैप्टर में आता है परमाणु की संरचना। तो ये आपके 4 चैप्टर ही इकाई नंबर 1 का हिस्सा होते हैं, और ये आपका पोर्शन होता है रसायन विज्ञान। इसको आप पढ़ते हो रसायन विज्ञान, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है इकाई चैप्टर नंबर 5, 6 और 7। ये जो जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक और जीवों में विविधता,
ये तीनों चैप्टर आपके जाते हैं जीव विज्ञान में, जो आपकी इकाई नंबर 2 थी। और इसके बाद ये एक तो ये आपके ये 3 चैप्टर जीव विज्ञान के अंदर जाएंगे, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये है इकाई नंबर 4 और ये है इकाई नंबर 5। ये इकाई नंबर आपकी 4 है और ये है आपकी इकाई नंबर 5। ये भी किसका हिस्सा है? ये भी होता है जीव विज्ञान का। लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है अपना फिजिक्स का पोर्शन। इस फिजिक्स के अंदर आते हैं ये 5 चैप्टर आपका। चैप्टर नंबर 8 गति, चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम, 10 में आता है गुरुत्वाकर्षण, 11 में आता है कार्य तथा ऊर्जा, और 12 में आता है ध्वनि। ये 5 के 5 चैप्टर आपके होते हैं फिजिक्स के, और इन फिजिक्स के ही आपको चैप्टर का अध्ययन करना है मेरे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं गति पर। इसी टॉपिक को मैं आज कराऊंगी आपके, तो इसका कुछ भाग पढ़ना होता है। याद रखना, ये जो 5 के 5 चैप्टर हैं ये आपके आते हैं 25 मार्क्स के। कितने में से? लगभग 70 में से ये जो पोर्शन आता है ये आता है 25 मार्क्स का। तो आज हम बात करते हैं लेसन नंबर 8 पर, जिसका नाम है गति। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अध्याय नंबर 8 पर। चैप्टर का नाम होता है गति, और इसको बोला जाता है इंग्लिश में मोशन। देखिए, आप जैसे उठते हैं प्रातःकाल से और शाम तक आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बहुत सारी विभिन्न वस्तुओं को आप देखते हैं, जिनमें सड़क पर लगा हुआ खंबा भी होता है, घर के सामने कोई पेड़ होता है वो भी लगा होता है। कभी कभी आपको आसमान में नज़र पड़ते हैं तो चिड़िया उड़ती हुई दिखती है, गाड़ियाँ चलती हुई दिखती हैं। तो हर एक वस्तु की स्थिति कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है, कुछ ना कुछ अलग होती है। जैसे मैं बात करूँ घर के सामने लगे हुए पेड़ की या सड़क के किनारे लगे हुए खंबे की, तो वो तो आपको स्थिर ऐसा लगेगा जैसे भी वहीं पर फिक्स हो रहे हो, स्थिर हो रहे हो। तो वो अवस्था कहलाएगी। वो किसी के सापेक्ष नहीं बदलता। आप सुबह को देखो वो तब भी वही है, आप शाम को देखते हैं तो वो तब भी वही है। इसका मतलब है वो कैसा है, वो विराम अवस्था में है। लेकिन गाड़ी, अगर वो मोटर गाड़ी आज अभी यहाँ है तो आप कुछ टाइम बाद देखते हैं वो दूसरी स्थिति में होती है, फिर तीसरी स्थिति में होती है। इसका मतलब है एक निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी गति कंटिन्यू बदल रही है। मान लीजिए ये आपके पास कोई सड़क है, इस सड़क के किनारे ये मैंने यहाँ खंबा कर दिया है खड़ा, और इधर मैंने कोई पेड़ लगा दिया है। तो आप किसी भी टाइम देखना, ये पेड़ भी आपको यही नज़र आएगा और ये खंबा भी आपको यही नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोई मोटर गाड़ी है या कोई भी ऐसी कोई गाड़ी, आप किसी गाड़ी का जिक्र करें तो ये गाड़ी कुछ टाइम बाद तो यहाँ मिलेगी आपको, और कुछ टाइम बाद ये गाड़ी कहाँ मिलती है, इस गाड़ी की स्थिति बदल जाती है। इसका मतलब है ये कैसी अवस्था में है, ये होती है गति की अवस्था। तो हमारी जो मोशन होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो आती है विराम की अवस्था, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। जब किसी वस्तु की स्थिति, कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, निश्चित संदर्भ बिंदु का मतलब है अगर आप 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये एक निश्चित बिंदु है और आपने इसे मान लिया 0 0। आपने क्या माना, आपने ऐसा माना कि खंबा आपका यहाँ था और इसके सापेक्ष, इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष आपको इसकी स्थिति देखनी है, तो इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप समय के सापेक्ष ले लिए, मान लीजिए आपने एक घंटे बाद देखा, 1 घंटे में ये खंबा यहाँ था इस बिंदु के सापेक्ष। अगले दूसरे घंटे बाद देखा, आपको फिर भी ये कहाँ नज़र आया, इसी बिंदु के सापेक्ष यहीं पर नज़र आया। 3 घंटे बाद फिर आपको यहीं पर नज़र आया। इसका मतलब है समय के सापेक्ष इस निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अगर आप देख रहे हो तो इसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो ये आपकी कहलाती है विराम की अवस्था। तो डेफिनेशन आप अच्छे तरीके से देखना। जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ
परिवर्तित नहीं होती है तो वह वस्तु विराम अवस्था, उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। वो कहलाती है कि वो वस्तु आपकी है विराम अवस्था में। उदाहरण के लिए आप ले सकते हो जो आपकी कक्षा में होता है दीवार पर लगा ब्लैक बोर्ड, आप उसे किसी भी टाइम देखिए, किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, मान लीजिए आप किसी सीट पर बैठे हुए हैं, उसके सापेक्ष वो उसी स्थिति में रहेगा। थोड़ी देर बाद देख लीजिए आप, वो तब भी वहीं पर रहेगा ब्लैक बोर्ड, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता समय के सापेक्ष। तो वो कहलाता है कि वो कैसा है, वो विराम अवस्था में है। कोई फर्श पर आप मेज रख दो तो वो फर्श पर रखी हुई मेज भी कैसी होगी, वो भी कहलाएगी विराम अवस्था में। नेक्स्ट होता है गति की अवस्था। अब गति की अवस्था पर चलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। उसमें तो समय के सापेक्ष वो नहीं बदल रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, वो बदल जाएगा, तो वो कहलाएगी आपकी गति की अवस्था। डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही अंतर है। देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निश्चित संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित होती है, समय बदला, वस्तु की स्थिति भी समय के साथ बदल गई, तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे गतिमान हवाई जहाज, उड़ता हुआ कोई पक्षी है, या फिर चलती हुई मोटर गाड़ी है आदि, सभी की जो स्थिति होगी वो कहलाएगी, वो कैसी हैं, वे गति की अवस्था में कहलाती हैं। तो ये आपकी दो अवस्थाएं थी। इसके बाद हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आपको याद करना है। ये आपको 11th 12th और उससे आगे भी पढ़ने को मिलेंगे। कुछ हमारी होती हैं, हमारी जो राशियाँ होती हैं वे दो तरीके से होती हैं। एक तो कहलाती है अदिश राशि और दूसरी कहलाती है आपकी सदिश राशि। इनको इंग्लिश में बोला जाता है अदिश राशियों को स्केलर क्वांटिटी। तो चूंकि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है अदिश, दिश का मतलब दिशा, ए का मतलब ज़्यादातर नेगेटिव से लेते हैं, नहीं से लेते हैं। तो इसका मतलब है वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। हमें सिर्फ परिमाण बताना होता है, हमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं करना होता, तो वे हमारी कहलाती हैं अदिश राशियाँ। उदाहरण के लिए ले लीजिए दूरी। मान लीजिए मैंने बोला 5 किलोमीटर, आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो इसमें मैंने कोई डायरेक्शन तो निर्धारित नहीं की, इसका मतलब है वो कहलाएगी दूरी, और दूरी हो जाएगी एक अदिश राशि। उसके बाद होती है चाल, ऐसे ही कार्य होता है ऊर्जा, घनत्व, दाब आदि। जिस भी राशि को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी, हम केवल परिमाण की ही सहायता से उस राशि को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं रिप्रेजेंट कर दूं 5 किलोमीटर दूरी, तो इसका मतलब है ये दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ऐसी राशि आपकी कहला देंगी सारी की सारी अदिश राशियाँ, और उनके इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जो कहलाती हैं सदिश राशि, इनमें डायरेक्शन का भी जिक्र होता है। तो वे भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे कहलाती हैं आपकी सदिश राशियाँ। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। जैसे ये विस्थापन को उदाहरण दे के समझा रही हूँ कि विस्थापन क्या कहलाता है। मान लीजिए आपने बोला कि आपको जाना है 2 किलोमीटर दूरी। अगर मैं बोल दूं कि आपको 2 किलोमीटर दूरी पर जाना है, तो ये आपका बनता है दूरी, ये तो आपकी दूरी है, इसमें तो कोई दिशा का जिक्र नहीं होता है। लेकिन विस्थापन जो होता है हमारा, विस्थापन कहलाता है हमारा जो हमारी अंतिम स्थिति होती है, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की एक तरीके से जितनी डिस्टेंस होगी वो आपकी कहलाएगी विस्थापन। तो पहले वो मान लीजिए पहले वो पूर्व में है, फिर वो पश्चिम में गया, फिर उत्तर में गया, फिर दक्षिण में गया, तो आप उसकी अंतिम स्थिति को देखते हो और प्रारंभिक स्थिति को देखते हो और दोनों के बीच की दूरी को निकाल लेते हो और वो आपका बन जाता है विस्थापन। तो इस तरीके से अपनी सदिश और अदिश राशियों को अच्छे तरीके से याद रखना है।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे जो गति का विवरण किस प्रकार से होता है, गति का निरूपण किस प्रकार करते हैं, फिर एक समान गति होती है, उसके बाद द्रव्यमान संवेग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक ही, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तब तक आप इसको पढ़िए और इसको अच्छे तरीके से याद करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक उसको शेयर कीजिए, और जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को